ओके, सो चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बाकी है, दैट इज कोरोशन. ओके, okay, so we have to see the last topic of the chapter, that is corrosion. So corrosion हमने चैप्टर 1 में भी देखा था. ओके, सो यहाँ पे हमें कोरोजन में बात क्या करनी है, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट. ओके, सो बहुत सारी मेथड्स हैं कोरोजन की. रस्टिंग को भी हम कोरोजन ही बोलते थे, याद हो तो. So the rusting of iron can be prevented by these many methods are there: painting, galvanizing, making alloys, oiling, chrome plating, greasing and anodizing. All these methods are just names. We are not going to be in detail in all the methods. हाँ, 2-3 methods हमें देखनी है, वो हम देखते हैं. जो हमने अभी डिस्कस किया था यही चैप्टर में कि सपोज ऑक्साइड्स का लेयर बना देते हैं हम. ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का सपोज लेयर बना दिया सो दैट फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो. सो वो मेथड जो है दैट वो भी एक मेथड है. ओके, क्योंकि हमने ऑक्साइड्स का लेयर बना दिया सो दैट फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग. तो बुक में आई थिंक वो येलो या ग्रीन कलर से शायद गिवन हो, तुम्हें चैप्टर में आगे गिवन होगा एनोडाइजिंग. ओके, नहीं ये तो एक्वारेजिया है. ये एनोडाइजिंग पेज नंबर 420 क्या लिखा है, 4 नहीं है 42 ही है. अच्छा 42. ओके, सो वहीं पे है, दैट इज एनोडाइजिंग. ओके, जो हमने वो किया ऑलरेडी, जो हम समझे ना कि ऑक्साइड्स का लेयर बना देते हैं सो दैट प्रिवेंट किया जाए फर्दर ऑक्सीडेशन, दैट इज एनोडाइजिंग. ये सारी अदर मेथड्स हैं, हमें सारी सब नेम पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड से हम कोरोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, तो अभी बात करते हैं हमारी पहली मेथड की, गैल्वेनाइजिंग. याद रखना 1 मार्क में भी ज्यादा पूछा जाता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है. गैल्वेनाइजिंग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक. तो जो आयरन है वो और जो स्टील है वो स्टेनलेस स्टील, उस पे कोरोजन ना लगे. ओके, उसके लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर लगा दिया जाता है, उसको ही बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग. गैल्वेनाइजिंग नथिंग बट मेकिंग अ लेयर ऑफ जिंक टू विच 2 मेटल, से आयरन और से स्टील. स्टील मेटल नहीं है, इट इज एन एलॉय, आगे जाके हम वापस पढ़ेंगे वो. सो स्टील और आयरन को रस्टिंग से और कोरोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं, दैट लेयर इज व्हाट, जिंक. देखो ये सारी ही मेथड जो है सब में कुछ हमने क्या किया है, कुछ ना कुछ लेयर बना दिया है या कुछ बेस चेंज कर दिया है सो दैट वो रिएक्शन ही ना हो. रिएक्शन, कोरोजन रिएक्शन, रस्टिंग रिएक्शन कब होगी, जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वाटर वेपर होगा तब. ओके, लेकिन तुम ऐसा कुछ कर दो कि तुम एटमॉस्फेयर में से वाटर मॉलिक्यूल्स ही हटा दो, मतलब बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स है तो रुक सकता है, लेकिन हम एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने थोड़ी जाएंगे. तो हम क्या करते हैं कि ये जो सरफेस है उसी के ऊपर हमने लेयर बना दिया. अब हमारी मेन मेटल है, जैसे बताया था कि सपोज या हमने कपड़े पहन लिए, तो हमारी जो मेन बॉडी है वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगी ही नहीं क्योंकि हमने कवर कर ली है. ओके, अगर कवर ना करे, सपोज यहाँ पे अभी बारिश हो तो सबसे पहले गीले मतलब जो गीला हो जाएगा वो क्या, आउटर बॉडी ही हो जाएगा. फिर यहाँ तो पहले कपड़े पे गिरेगा, उसके बाद अंदर हमें थोड़ा लगेगा अरे यार गीले हो गए, लाइक दैट. ओके, सिंपल है. ओके, सो कवरिंग पे पहले असर होगी और उसके बाद दूसरे पे असर होगी. डन. तो मेन मेटल पे असर ना हो हमारा, उसका कोरोजन ना हो, उसके लिए हम
लेयर्स बना देते हैं। सो गैल्वेनाइजिंग हम देख रहे हैं, गैल्वेनाइजिंग में जिंक का लेयर कर रहे हैं। तुमने देखा होगा शायद जो स्टील होता है और आयरन, जनरली लोग बहुत महंगी महंगी गाड़ी और महंगी महंगी जो कार्स होती है उस पे मॉनसून से पहले ये गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, मॉनसून से पहले, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगर बहुत महंगी महंगी कार्स है जिसमें स्टील बहुत ज्यादा यूज हुआ है, जो दिख रहा है स्टील, जैसे कि बाइक में से बुलेट, ओके, सो रॉयल एनफील्ड सपोज बुलेट है तो उसमें देखना साइलेंसर और वो स्टील बॉडी, कितना ज्यादा स्टील और आयरन होता है। तो देखना हमारी गाड़ी नॉर्मल गाड़ी है और जो हमेशा गाड़ी को बाहर ही रखते हैं, मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, घर के कंपाउंड में भी नहीं रखते, मतलब धूप आ रही है तो भी बाहर, और से बारिश हो रही है तो भी बाहर, ठंड में भी बाहर, ऑल डायरेक्शन ऑल वेदर में वो व्हीकल अगर बाहर ही रह रहा है तो उसके पार्ट्स देखना, कौन से पार्ट्स, जहां पर आयरन और स्टील हो वहां पे ऑब्वियसली कोरोजन लग गया होगा। अरे ये चेयर सारी अंदर है, अंदर तो भी यहाँ पे कोरोजन लगा हुआ है, तो सोचो बाहर ओपन में रखेंगे तो क्या होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। इस पे बैठ जाओ, इस पे, हाँ हाँ चलो। सो वही चीज है, तो लेयर बनाते, गैल्वेनाइजिंग याद रह गया। तो मैं बात कर रहा था से बुलेट और से व्हीकल्स की, तो उसके ऊपर जिंक का लेयर लगा दिया जाता है। तो हमें एक्चुअली लगेगा वो भाई लुक खराब कर दिया, लेकिन लुक खराब नहीं किया है, वो पर्टिकुलरली 2-3 महीने के लिए सपोज लुक खराब हो गया, क्योंकि मानसून के टाइम पे तुम कर दोगे, तो 2-3 महीने के लिए अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो चलो अप्रिशिएबल कि भाई हाँ थोड़ा लुक जैसा तैसा हो जाए, लेकिन उसके बाद तुम वापस उसको क्लीन कर दोगे तो बाइक जैसी थी वैसी नहीं हो जाएगी। ओके, तो हमेशा के लिए जंग ना लग जाए, रस्ट ना लग जाए, इससे अच्छा है थोड़ा लेयर लगा दो। सो दैट इज गैल्वेनाइजिंग। अब हम बात करते हैं एलॉइंग की। एलॉइंग मतलब एलॉय बनाना। एलॉय बनाना मतलब क्या, एक से ज्यादा मेटल को मिक्स कर देना, एक से ज्यादा मेटल को मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए हमें। जैसे कि हमारे पास से जिंक है तो जिंक मेटल है, उसमें तो जिंक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसमें सपोज हमने से कॉपर भी डाल दिया थोड़ा बहुत, तो कॉपर की सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, सबकी रिएक्टिविटी अलग होती है, सबकी डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, वो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन सबकी सेम थोड़ी होगी। जैसे कि दे आर हैविंग हायर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई है मतलब सब कोई सपोज से 100 डिग्री पे थोड़ी मेल्ट बॉइल होंगे, ओके, और से सब कोई 200 पे थोड़ी बॉइल होंगे, कहने की बात है। ओके, पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल की बात कर रहा हूँ। सो सपोज मेल्टिंग टेम्परेचर सपोज है 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या सारे ही मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर 200 होगा? नहीं, वैसा तो नहीं होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी का 200 है, किसी का 210 है, किसी का 190 है, किसी का 180 है। कहने का मीनिंग है हायर है। वैसे तो यहाँ पर भी सारे मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो तुम्हें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, उनको मिक्स कर देंगे। सो वही है एलॉइंग। मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, क्या है, प्रॉपर्टीज को क्या कर दे रहे हैं हम, इंप्रूव कर दे रहे हैं। कैसे इंप्रूव किया? मिक्स कर कर। क्यों? क्योंकि जैसे कि ऐसा समझो, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई ना, ओके, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में तो नहीं होता, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने देखा था वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई और प्लांट्स में, ओके, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो गई, एक ही तो पेरेंट है, तो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी आ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आए, ये जो डीएनए है और वेरी बने, मतलब डीएनए का ग्रोथ, इवोल्यूशन हो, ओके, चेंज हो डीएनए। तो फिर हम क्या चाहते हैं कि हमने दो पेरेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, दोनों फादर मदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अभी भी अगर तुम देखा जाए, हम देखते ही है कि हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जैसे हमने वही बायोलॉजी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। क्या, सपोज कोई फ्लावर है पर्टिकुलरली, मैंने तुम्हें फ्लावर रोज की बात बताई थी, याद हो तो, कि भाई एक रेड रोज है और एक येलो रोज है, लेकिन मुझे चाहिए से पीच कलर वाला रोज, पिंक कलर वाला रोज, तो सपोज डायरेक्टली उसके सीड्स या कटिंग्स नहीं मिलते, सैपलिंग्स, तो तुम उन दोनों का, अब ये दोनों का क्या कर दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके, जैसे हम जाते हैं, तुम सपोज पिलग्रिमेज जाओ
वैष्णो देवी, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो वहां पर सपोज खच्चर होते हैं, खच्चर, ओके, सो ना गधा ना घोड़ा, ओके, सो वो खच्चर दैट इज हाइब्रिडाइज्ड है, वो हाइब्रिडाइज्ड है मतलब क्या कि फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी, वो दोनों का रिप्रोडक्शन होके खच्चर बनता है, ओके। तो क्यों भाई खच्चर बनाने की जरूरत क्यों आई? हमने ही बनाया है, नेचुरली नहीं है, ओके। ये ह्यूमन इंटरवीन के बाद बना है। नेचुरली भाई लोग अपने अपने ग्रुप में ही रहेंगे, लेकिन हमने फीमेल डोंकी और मेल हॉर्स का रिप्रोडक्शन करवाया। क्यों करवाया? ऐसे ही प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। सो घोड़े की प्रॉपर्टीज है, उसमें बहुत ज्यादा पावर बहुत ज्यादा होता है, भागता भी बहुत अच्छा है, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स खच्चर में आ गई। एट द सेम टाइम डोंकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बहुत ज्यादा लोड कैरी कर सकता है। देखा होगा, अब तुमने तो नहीं देखा होगा, हमारे टाइम पे तो अभी जैसे बहुत पहले किसी का घर बन रहा है एंड ऑल, अभी तो सब सैंड और मिट्टी और वो सब चाहिए तो ट्रक में आ जाती है, छोटा हाथी आता है, छोटा हाथी मतलब वो टेम्पो आता है, ओके। सो टेम्पो आ गया और ट्रक आ गया, वही सैंड मिट्टी सब ले जाता है और लाते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब जब मैं छोटा था, तुम्हारी एज का, तब ऐसा नहीं था। तब डोंकीज आते थे, उसके भी रेट होते थे कि भाई सपोज तुम्हें कहीं से मिट्टी लानी है, प्लांटेशन करना है, गार्डनिंग करनी है, तो कितने चाहिए? तो तुम बोलोगे कि भाई 50 डोंकी मिट्टी चाहिए। बोले इसका क्या मीनिंग है 50 गधे मिट्टी? मतलब कि एक गधा दो साइड, एक साइड और एक साइड, ऐसे दो साइड मिट्टी डाली हुई है, ओके। जैसे कि बाइक है, एक साइड, अभी तो वो भी बाइक में भी नहीं आता, नहीं तो बाइक में पर्टिकुलरली ऐसे डिक्की बनाते थे, पता है तुम्हें? पुरानी बाइक देखी होगी सुजुकी और उसकी, तो एक साइड डिक्की, वो आर्मी पर्सन होते हैं उनके पास होता ही है, देखा है उनकी बाइक यहाँ पे डिक्की होती है, आर्मी पर्सन की जो बाइक होती है टीवी में, हाँ, एडवेंचरस बाइक, मतलब क्या वो सारी चीजें अंदर रख सके, ओके, साथ में। तो वैसे ही डोंकी होता है, ये साइड भी, एक साइड मिट्टी और दूसरी साइड दूसरा थैला, बैग, और एक डोंकी ले जा रहा है, और ऊपर पीठ पे भी है, दोनों साइड लगा हुआ, तो जितना उसके पास बहुत ज्यादा, कहने का मीनिंग ये है कि हैवी वेट कैपेसिटी है उसकी, ओके। अगर घोड़े पे भी इतना ज्यादा तुम डाल दो ना तो वो थक जाएगा, ओके। लेकिन अब वो इतना फास्ट भाग नहीं सकता घोड़े जैसा। कौन? डोंकी। उसकी कैपेसिटी वेट लिफ्टिंग की है और उसकी कैपेसिटी रेस की है और पावर की है, उसके पास पावर बहुत ज्यादा है। तो दोनों का रिप्रोडक्शन कर दिया तो क्या मिल गया हमें? खच्चर, ओके। अब खच्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुझे पता था शायद, बट अभी याद नहीं आया। क्या? म्यूअल, करेक्ट, ओके, म्यूअल बोलते हैं उसे, म्यूअल, MUAL, ओके। सो करेक्ट, दैट इज द खच्चर, ओके। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। वैसे ही हमें, बस समझ गए, बन गया एलॉय, ओके। सो वैसे ही प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर हमें चाहिए तो हमने वहां रिप्रोडक्शन करवा दिया, यहाँ भी रिप्रोडक्शन कर दिया हमने, समझ लो। सो एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब एलॉय क्या है? 2 और 2 से ज्यादा मेटल्स, और या तो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उसमें जो डालना हो डाल दो, ओके, जो डालना हो डाल दो। मतलब जनरली हम कार्बन ऐड कर देते हैं, कार्बन ऐड कर दोगे, जैसे आयन है, आयन में कार्बन ऐड कर दिया ना तो आयन की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कार्बन ऐड कर दिया उसकी वजह से, ओके। सो वैसे ही है कि वो दो मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं, या मेटल और नॉन मेटल का कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो क्या हो रहा है देखो, एक मार्क का क्वेश्चन। प्योर आयरन है, तो जो प्योर आयरन होता है, लोखंड, प्योर आयरन, वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट। तो सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट मतलब ऐसे हाथ से मोड़ सके उतना सॉफ्ट नहीं होता, बट सॉफ्ट होता है। थोड़ा ही तुमने ज्यादा फोर्स लगाया हैमर से और समथिंग लाइक टूल्स, तो यू कैन से थोड़ा बहुत डक्टिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक भी होगी ना, उसमें मोड़ सकते हैं ना हम, जैसे वायर खींच के वायर बना सकते हैं, वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। सो प्योर आयरन होता है, वो क्या है? सॉफ्ट होता है, और अगर उसको गर्म कर दिया तो उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। गर्म किया, हॉट हो तो उसको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब देखो, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें तो मजबूत चाहिए, सॉफ्ट नहीं चाहिए, ओके। तो क्या करेंगे? आयरन प्लस कार्बन डाल दिया, आयरन के अंदर क्या कर दिया? कार्बन डाल दिया, तो वो क्या हो गया? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब अब वो जो प्योर आयरन है उसके जितना सॉफ्ट नहीं है,
एक्चुअली हमारा गोल्ड जो है वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है गोल्ड, ओके। तो इसीलिए 24 कैरेट गोल्ड, जैसे हमने बात की थी कि इम्प्योरिटीज होती है उसमें, सही बात है, लेकिन इम्प्योरिटीज ना हो तो भी तुम्हें अगर 24 कैरेट मिल जाए तो उसकी ज्वेलरी बना के पहन नहीं सकते। क्यों? वो बहुत 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 ज्यादा सॉफ्ट होता है, ओके, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द रीजन, इसीलिए उसमें दूसरे मेटल्स हमें डालने ही पड़ेंगे, तब जाके वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो आयरन में कार्बन डाल दिया तो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो गया। देखो ये पूछा जाता है 1 मार्क में, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? आयरन, निकल एंड क्रोमियम, ये 3 को मिला के बनता है स्टेनलेस स्टील। हार्ड एंड डज नॉट रस्ट ऑल्सो। देखो आयरन है, आयरन को रस्ट लगता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगता। तो 1 मार्क में वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलते हैं स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगता, लेकिन स्टेनलेस स्टील में भी बहुत ज्यादा टाइप्स है कि भाई तुमने कितना निकल डाला हुआ है, कितना क्रोमियम डाला हुआ है। तो वेरी हाई क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील हो तो यस ऑब्वियसली रस्ट नहीं लगता। पता नहीं, मैं जब ये सब घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैं ये जो तुम हम सीढ़ियों से आ रहे हैं ना, तो वो स्टेनलेस स्टील का है, वो जो तुम हाथ पकड़, मतलब रेलिंग जो है स्टेयरकेस से जब आ रहे हो तो वो रेलिंग में लेने गया तो वो अलग अलग मोड होते हैं, मतलब से 316, 304 कोड होते हैं स्टेनलेस स्टील के। तो मैंने एकदम बेस्ट वाला स्टेनलेस स्टील लिया, वो जो भी है 304 और 316, तो बेस्ट वाला लिया। बोले रस्ट नहीं लगेगा, रस्ट तो लग गया। ओके सोचो अभी उसको 3 साल ही हुए हैं, ओके तो रस्ट लग गया। सो बोलते हैं कि भाई रस्ट नहीं लगेगा, बट वो बोलेंगे भी कि भाई ये 304 है, 316 है, कोड नेम, ओके। बट उसमें अगर मैन्युफैक्चर ने ही गलत दे दिया है, सपोज वो बना रहा हो तो उसकी गलती, लेकिन वो नहीं बना रहा, वो सिर्फ सप्लायर है, कहीं से बन के आ रहा है और वो बेच रहा है, तो फिर जो बन के आ रहा है उसी ने भी मतलब गोलमाल कर दिया है कुछ, ओके। तो वही है, गोलमाल हो ही रहा है। जैसे कि सबसे ज्यादा गोलमाल कहाँ होता है पता है? फूड में, ओके। एकदम मतलब यू कैन से 100% झूठ भी तुम बोल सकते हो कि मतलब तुम जो परचेस करते हो उसमें कुछ लिखा कुछ है कि भाई आयुर्वेदिक, और उसमें आयुर्वेदिक जैसा कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे सारे केमिकल्स ही भरे हुए हैं, ओके। अंदर लिखा हुआ है कि भाई से ऑर्गेनिक, ओके, और कुछ ऑर्गेनिक अंदर है ही नहीं, और तुम्हें फिर बोले कि बादाम का तेल, ओके, तो उसमें बादाम होती है 0.05%, तो भाई मत डालो। ओके 0.05, तो भाई इससे अच्छा है कि हम खा लेंगे बादाम, एक बादाम खाओ, एक बादाम में से जितना तेल निकलता है वो पूरी बोतल में डाला हुआ है उसने, तो क्या मीनिंग है भाई? लेकिन उतना ही होता है सही में। तुम देखना, तुम घर जाकर जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स देखना। सपोज कि तुम जूस लेके आ गए बाहर से, रियल का, ट्रॉपिकाना, ये वो, और पीछे घुमा के देखना इंग्रेडिएंट्स, तो लिखा हुआ होगा मैंगो पल्प, फ्रूट पल्प, ये वो, फिर परसेंटेज देखना उसके, तो उसके परसेंटेज होंगे 4%, 10%, 20%, और आगे क्या लिखा हुआ होता है? 100% रियल जूस मेड फ्रॉम नेचुरली ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ये वो। और फिर उन्होंने लिखा हुआ, और ये गवर्नमेंट ने उनको फ्रीडम दी हुई है, ये गवर्नमेंट ने फ्रीडम दी हुई है कि भाई तुम लोग को बेचने के लिए तुम्हें जो छापना है छापो, लेकिन सही बात भी छापना। तुम थोड़ा बहुत प्रमोशन कर रहे हो झूठ मूठ का, वो तो ठीक है, सही भी छापना। तो इसलिए उनको सही छापना होता है ना, वो पीछे रखा हुआ होता है। अब इंग्रेडिएंट्स देखना तुम, आगे कितने बड़े बड़े फॉन्ट्स लगे हुए होते हैं। किसान का जैम लेके आओ तो किसान इतना बड़ा लिखा होगा, किसान के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ओके। किसान के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। किसान टोमेटो सॉस होता है ना, वो अंदर टोमेटो पल्प ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन इतना कम, मतलब जो वेस्ट, नहीं किसी की बुराई नहीं कर रहे, बट इससे अच्छा है घर पे बना लो वैसा। अभी चल रहा है, काफी देर हो गई। अच्छा, तो दैट इज द थिंग, ओके। सो जितना प्योर होगा उतनी चीजें हमें प्रोडक्ट, जितना रिएक्टेंट प्योर होगा उतना ही प्रोडक्ट प्योर मिलेगा ना, लाइक दैट। सो याद रख लेना, 1 मार्क में बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टेनलेस स्टील का कॉम्बिनेशन। देखो, वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी, देन द, हाँ मतलब कि अगर तुमने एलॉय बनाया हुआ है और एलॉय में एक मेटल कौन सा है? मर्क्यूरी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एमालगम बोलेंगे। याद रख लेना, अदरवाइज बच्चों को पता ही नहीं चलता एमालगम मतलब क्या है। एमालगम इज एन एलॉय इन विच
मर्क्यूरी इज प्रेजेंट, दैट्स इट। ओके, एमालगम क्या है? मर्क्यूरी ही है, सॉरी एलॉय ही है जिसके अंदर मर्क्यूरी एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट मर्क्यूरी होना चाहिए, बाकी जो होगा वो चलेगा। अदर इंपॉर्टेंट एलॉयज, ये सारे भी एक एक मार्क में पूछे जाते हैं स्टेनलेस स्टील जैसे ही, याद रख लेना। पहला है ब्रास। क्या है? ब्रास। ब्रास के पहले बर्तन होते थे, बर्तन। ओके, अभी तो हम एल्यूमिनियम और स्टील यूज करते हैं और प्लास्टिक यूज करते हैं। अब तो हम कितने लो लेवल पे आ गए हैं सोचो। ओके, सो पहले हम ब्रास यूज करते थे, मतलब उसको तुम ऐसे 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 ढम बजाओ ना तो आवाज आती है, टंग टंग टंग, जो हमारी मंदिर की घंटी होती है ना। ओके, तो उसमें भी ब्रास यूज होता है आज की डेट में। अब देखो कितना महंगा हो गया है वो ब्रास, कितना महंगा हो गया है। तुमसे मंदिर की वो जो घंटी है वो लेने जाओ, वो मंजीरा होता है वो लेने जाओ, बहुत महंगे महंगे आते हैं, वो सब ब्रास के बने, वो उसमें भी ब्रास होता है। यस, ओके, मेटल बहुत कॉस्टली। अभी तुम कहीं से ब्रास के बर्तन, मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि पुराने जमाने में लोग से जो पैलेस में होते हैं वो लोग नहीं सिल्वर प्लेटेड प्लेट में और से गोल्ड प्लेटेड प्लेट में खाना खाते थे, राजा महाराजा। तो अब अगर कोई ब्रास की प्लेट में और ऐसे कोई ब्रॉन्ज या ब्लास की प्लेट में खाना खा रहे हैं ना, तो तुम उनको मान लो कि बहुत ज्यादा रॉयल है, लेकिन हम नहीं मानेंगे ये कैसा बर्तन में खा रहे हैं, वो एक्चुअली हमसे अच्छा खा रहे हैं। ओके, लाइक दैट। अभी जो हम खाना बनाते हैं, सपोज हमारा प्रेशर कुकर होगा एल्यूमिनियम का, स्टेनलेस स्टील का, वो सही अच्छा नहीं है। ओके, एक्चुअल में होना चाहिए आयरन का। अगर हम आयरन की वो जो कढ़ाई होती है, आयरन का प्रेशर कुकर होता है, उसमें अगर खाना बनाए तो एक्चुअल में जो भी मटेरियल तुम यूज करो वो अपने एटॉम्स अंदर छोड़ेगा थोड़े बहुत। ओके, जैसे तुमने सुना होगा कि गरम प्लास्टिक के कप में चाय पिए, कुछ मतलब गरम प्लास्टिक का कप नहीं, कप में गरम चाय पिए। ओके ओके, सो अगर प्लास्टिक का कप है और उसमें तुम वो डिस्पोजेबल कप होता है वो, ओके, तो उसमें तुम कोई भी लिक्विड पियो गरम गरम, सो दैट कैन कॉज कैंसर, वो कैंसर कॉज करता है लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म मतलब एक बार पिया तो कैंसर हो जाएगा ऐसा मत मानना। ओके, मतलब सपोज कोई कंटिन्यूअसली 5 ईयर 10 ईयर वैसा ही करता रहे तो वन ऑफ द कॉज वो बन सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने तो कितनी चीजें बैन कर दी, कोई भी टाइप का। जैसे हम चाइनीज लेके आते हैं या कुछ भी खाना बाहर से लेके आते हैं, पाव भाजी चाइनीज, गर्मा गर्म पाव भाजी ऐसे पॉलिथीन में बांध कर ऐसे दे देंगे। ओके, तो दैट ऑल्सो कॉज। फिर हम बोलेंगे चाय कहाँ है, अरे चाय कहाँ है, नहीं, वो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, चाय प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर प्रॉब्लम है। सो वो टेम्परेचर और वो पॉलीथीन मिल गया, सो दैट इज नॉट गुड। तो इसीलिए जनरली अगर पार्सल लाना भी हो तो मेक अ गुड हैबिट, घर से लेके जाओ कंटेनर। ओके, और अदरवाइज थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करो और होटल में जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल का बनाया हुआ पैकेट देते हैं, कई स्टॉल पे भी, मतलब लॉरीज होती है वहां पर भी देते हैं, वैसे यूज करने चाहिए। वो लोग शायद चार्ज करे उसका, या फिर हम उसकी जो एमआरपी है खाने की उसके अंदर इंक्लूडेड हो उसकी कॉस्ट में, बट वो पैसे खर्च करने अच्छे हैं। हम वो 5-10 रुपए बचाने के लिए बड़ा वाला, मतलब ऐसी यही बात हो गई कि हम 100-200 के जगह लाखों का नुकसान कर रहे हैं, लाइक दैट। हाँ बोलो सर। वो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उसके अंदर भी सेम चीज होती है। कौन सा? जो जिस कंटेनर में हम सब्जी लाते हैं, जैसे आशीष के उसके अंदर ना। हाँ, नहीं, उसमें नहीं होता, इसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। जनरली पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन, ओके, जो सबके ग्रेड्स होते हैं। ओके, ग्रेड्स मतलब क्वालिटी। ओके, सो जो हमारी पॉलीथीन होती है, वो जो ग्लास कितना पतला सा होता है डिस्पोजेबल, और ये जो हम खाना बाहर से लाते हैं वो भी कैसे होता है, एकदम मतलब पतली सी थैली होती है। तुम ये सेव उसड़ लेके आओ और फिर पाव भाजी और चाइनीज वो कुछ भी लेके आओ तो वो उसमें ही बांध के दे देंगे, और हम क्या सोचेंगे कि गर्म गर्म हो तो अच्छा है। अरे गर्म हो तो नहीं अच्छा है एक्चुअली। तो मैं तो सपोज लाऊं भी, अगर हम लेके नहीं गए तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम क्या कर सकते हो, घर से कंटेनर लेके जाओ। उतना भी ना हो रहा हो तो लेके जाओ, फिर बीच में कहीं पे घूमने मत जाना, डायरेक्टली लेके फिर डायरेक्टली घर आओ, निकाल दो। ओके, डायरेक्टली दूसरे कंटेनर, घर के कंटेनर में उसको निकाल दो, तब जाके वो थोड़ा बहुत सेफ रहेगा। ओके, दैट इज द थिंग। सो याद रखना, ब्रास इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक। ओके, ये सारे एलॉय है। तो ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। सर वो भी होता है ना तांबे के
तांबू मतलब वही कॉपर, तांबा को कॉपर बोलते हैं। उसके पानी पानी पीना चाहिए, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, ये हमारे आयुर्वेदास में सब लिखा हुआ है। ओके, वो आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। मैं यूज करता हूँ, यस। मैं नीचे अगर तुम देखना हो तो मैं दिखाऊंगा। देख, क्योंकि मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ तो ही बताऊंगा ना। ये मैं करता हूँ। मेरे मतलब नीचे ग्लास भी है, बॉटल भी आ जाता है अब तो ग्लास भी है, जग भी है, बॉटल भी है और पॉट भी है। पूरा का पूरा पॉट है कॉपर का। मैम लेके आए थे घर से भी। ओके, मतलब गिफ्ट में मिला था मैरिज के टाइम। पूरा पॉट, कॉपर का पॉट, स्टील का नहीं होता पॉट, घड़ा, मटका। अब तो डायरेक्ट आरो ही आता है। आरो डिफरेंट चीज है ना। तुम आरो वाटर भी उसमें स्टोर कर सकते हो ना। ऐसा नहीं सर, डायरेक्ट आरो के अंदर ही कॉपर आता है सर। हाँ, यस दैट इज ऑल्सो देयर, यस वो भी है। आरो के अंदर भी कॉपर आता है, वो भी है। हमारे आरो में वो भी है, कॉपर भी रखा हुआ है, बट दैट विल हैव लेस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें से सिर्फ पानी पास होता है, उसमें स्टोर नहीं होता। वो इफेक्ट कब करेगा? जब तुम पानी को स्टोर करोगे तब। जैसे हमने चैप्टर आई डोंट नो सेकंड या फर्स्ट में देखा था कि कॉपर वेसल में हमें कर्ड स्टोर नहीं करना चाहिए। रीजन? क्योंकि रिएक्ट करता है। तो फिर उसका क्या? मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और वो तो सही है, मेटल प्लस एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सही है। तो उसमें क्या है? हाइड्रोजन थोड़ी ना लेना है हमें। तो मतलब बिगड़ जाता है। हाँ, लेकिन अच्छा क्यों नहीं है? सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट तो बनता है, तो उसका क्या? तो हैजार्ड ही रहता है ना। हाँ, पर्टिकुलर दैट सॉल्ट जो मेटल प्लस एसिड, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर है, उसमें तुमने डाल दिया दही। ओके, कर्ड, तो कर्ड क्या है? एसिड है। ओके, सो एसिड प्लस मेटल, तो जो सॉल्ट बनेगा ना, दैट सॉल्ट इज पॉइजनस टू ह्यूमंस। दैट्स व्हाई वो नहीं करना चाहिए। वो हमने देखा था चैप्टर में आगे। तो गलती से खा लिया तो थोड़ा बहुत खाया तो कोई प्रॉब्लम होती, मुझे नहीं लगा होगा, बट हो भी सकता है, हो भी सकता है। ओके, हो भी सकता है। और देखो, ये सब साइंस हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग तो इतना ट्रेडिशनल, इतना लेटेस्ट चीजें नहीं पढ़ते, लेकिन उनको पता है। देखना तुम, वो भले ही कोई रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो या कुछ भी हो, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे ही बैठो, इसमें खाना नहीं खाते, ऐसे ही खाओ, खाते खाते बातें मत करो, ये वो सबके पीछे साइंस है। ओके, जिन्होंने उनको बताया शायद उन्होंने उनका रीजन भी बताया होगा, और जिन्होंने उनको बताया उन्होंने रीजन नहीं बताया, सिर्फ डायरेक्टली कंक्लूजन ही बताया है कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो उन लोग ने ब्लाइंडली ले लिया और फॉलो करते गए, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम ले रहे हैं और अपनी दिमाग, अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, लॉजिक यूज कर रहे हैं। हमारे पास नॉलेज तो है ही नहीं, ट्रू नॉलेज। सपोज यही कोई हमें बोल दे कि भाई से कॉपर वाले पानी, कॉपर के बर्तन में, यूटेंसिल में पानी स्टोर करके पीना चाहिए, इट विल गुड, ओके, इट विल बी गुड टू योर हेल्थ। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा बोल देंगे हम। क्यों? हमें साइंस पता नहीं है, इसलिए। ओके, अगर तुम साइंस पता करो, अरे एक अभी प्रोजेक्ट आया, अभी याद आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट आया था आज से, मैं जब स्कूल में था तब, आज से 3 साल पहले, टाटा ने एक वाटर बनाया है। ओके, टाटा की भी वाटर बॉटल आती है, तुम्हें पता हो तो, वाटर बॉटल। ओके, ये हमारा जो ट्यूशन क्लास है, इससे भी मतलब ऐसा समझो 5 टाइम्स बड़ा टैंकर बनाया हुआ है। टैंक, इतनी बड़ी बड़ी टैंक। ये सारी बड़ी बड़ी टैंक किसकी है? कॉपर की। इतनी बड़ी बड़ी टैंक किसकी है? कॉपर की। उसमें पानी स्टोर कर रहे हैं पर्टिकुलर डेज तक, पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं, उसके बाद वो निकाल लेते हैं। कॉपर जो हम बोल रहे हैं कि स्टोर करके पानी पीना चाहिए, तो वो वही कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं और वो बेच रहे हैं, और लोग पी भी रहे हैं और वो पैसे कमा भी रहे हैं। ओके, जस्ट इमेजिन बिजनेस आइडिया। देखो आइडिया। हाँ बोलो सर, वो पानी किस चीज में बेचते हैं? प्लास्टिक में, किसमें? दैट आई डोंट नो, मैंने नहीं सर, किया। प्लास्टिक में बेचेंगे। प्लास्टिक में बेचेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि गर्म पानी और प्लास्टिक प्रॉब्लम करेगा। ठंडे पानी, नॉर्मल पानी, और ऐसा भी नहीं है कि जो पानी में जो गुडनेस
हो आ गई है कॉपर की वजह से, वो प्लास्टिक में डालने से चली जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सर बाकी जो बिस्लरी ये सब है ये भी तो ठंडा पानी बेचती है ना? ठंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्म में प्रॉब्लम है, गर्म में प्रॉब्लम है, ठंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। सर वो पहले निकला था ना वाटर बबल जैसा कुछ निकला, मतलब किस चीज के रिलेटेड? पीने के लिए। वाटर बबल, हाँ सर वो आता है ना सॉलिड जैसा फॉर्म जो हाँ, मुंह में वो हम रखते नहीं हैं। खाते हो क्या? वो निकाल जेली? के- नहीं तार पड़ी। हाँ हाँ। एग्जैक्टली हाँ वही। हाँ उसका क्या? उसके जैसा होता है उसका वाटर बबल। वाटर बबल पीने के लिए। अच्छा। रखकर फूट जाता है, पानी बन जाता है। मतलब, जैसे हाँ। दूध खा जाता है छिलका। ये ताड़पड़ी को मैंने अभी देखा था, उसको बोलते हैं चेस्ट कोकोनट और ऐसा ही कुछ बोलते हैं। ओके मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जस्ट सर्च किया था, बट दैट इज वेरी गुड। हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वो सीजन में ही होता है। वो सेम ऐसा ही वाटर बबल। ओके सो दैट इज द थिंग। ये मैंने जैसे बताया कि टाटा ने ऐसा किया है और वो पानी बेचते भी। अभी देखो तुमने शायद सुना भी होगा, वो कुछ आया था थोड़े टाइम पहले न्यूज में, विराट कोहली स्पेशल पानी पीता है। ओके फॉरेन से आता है उसका पानी, तो कितना कॉस्ट वाला है पानी। ओके सो क्यों भाई, क्यों जरूरत पड़ गई? इतना तो क्या अच्छा है? अरे अच्छा है मतलब अच्छा है तभी तो वो बेवकूफ थोड़ी है। ओके कि भाई मैं फॉरेन से पानी पीऊंगा, यहाँ पानी नहीं मिल रहा क्या? सो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है, हमें पता नहीं होता है। पता है एक मैंने पहले तुम लोगों को नहीं शायद दूसरी बैच को ही बताया होगा, जो रजनीकांत है और जो अमिताभ बच्चन है, वो लोग जनरली अमिताभ बच्चन शॉल रखते हैं और रजनीकांत स्कार्फ रखते हैं। ओके तुम लोगों को ही बताया था कि ये जो पर्टिकुलरली स्कार्फ है, ये जो ओके ये जो स्कार्फ है और ये जो शॉल है जो साथ में रखते हैं कंटिन्यूअसली बॉडी पे, तो उसकी इफेक्ट इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि वो जो हार्ट बीट है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल में रखे। ओके क्यों? क्योंकि जैसे तुमने सुना होगा कि जैसे हम अब साइंस पता है ना, हमने साइंस में पढ़ा है कि भाई समर में व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो क्यों? ये तो हमने 8th में पढ़ा था। व्हाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। ब्लैक एब्जॉर्ब करेगा तो गर्मी में और गर्मी लगेगी और व्हाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके इसीलिए हमें व्हाइट कलर के पहनने चाहिए और सिर्फ कॉटन कपड़े पहनने चाहिए समर में। उसका रीजन बोलो, चलो लावण्या बोलो। कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए समर में, क्यों? क्यों होता है? दैट इज द करेक्ट, बट क्यों? वो रिफ्लेक्ट करता है। नहीं वो तो व्हाइट कलर, मैं व्हाइट कलर नहीं बोल रहा हूँ, कॉटन। कॉटन क्यों? बोलो। सर उसका वो सिंथेटिक मटेरियल ऐसा होता है कि अंदर थोड़े थोड़े गैस होता है, तो उससे हवा अंदर जाती है। हाँ सही है आंसर। दैट उसका मटेरियल ही ऐसा होता है, कॉटन जो होता है उसके अंदर गैप्स ज्यादा होते हैं, और गैप्स ज्यादा होते हैं सो एयर इजीली अंदर बाहर होती रहती है। और अगर एयर इजीली अंदर बाहर होती रही तो हमें जो पसीना होता है वो पसीना इजीली इवापोरेट हो सकता है, क्योंकि एयर फ्लो चल रहा है। और वो जब भी इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन कॉज कूलिंग, याद हो तो 8-9 चैप्टर, तो 8th ही चैप्टर और 9th में नहीं हाँ 9th, यस 9th का है, 9th का 1st एंड 2nd चैप्टर। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इनको पढ़ाया था। सो इवापोरेशन कॉज कूलिंग, जैसे कि मटके का पानी ठंडा कैसे होता है? उसमें तो हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं ऐसे ठंडा करते, इवापोरेशन होता है वहां। ओके सो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होती है। ये हमने सैनिटाइजर लगाया तो इससे ठंडा ठंडा लगेगा। ओके सैनिटाइजर लगाया और ऐसे तो हाथ में ठंडा ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां से सैनिटाइजर इवापोरेट हो रहा है। कहां से? उसने इवापोरेशन के लिए हीट चाहिए ना। इवापोरेशन मींस व्हाट? लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो गया। सो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन कैसे होगा? हीट मिलेगी तो हीट कहां से लेगा? वो यहाँ हमारा जो पाम है वहीं से हीट ले लेगा। कहीं से हीट निकल जा रही है तो वहां पे क्या इफेक्ट होगी? कूलिंग इफेक्ट होगी। कहीं पे हीट दे रहे हैं तो वहां पे कौन सी इफेक्ट होगी? हीटिंग इफेक्ट होगी। समझ में आ रहा है? सो ब्रास जो है मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज जो है इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। ओके हाँ चलो
solder, that is also there. Solder is made up of lead and tin used for welding electrical wires together. Electrical wire ज्यादा हो मतलब ये जनरली सोल्डर आयन, तुमने नाम सुना होगा सोल्डर आयन. ओके, टीवी है, कंप्यूटर है, उसके अंदर का पार्ट मदरबोर्ड तो सुना ही होगा तुमने. ओके, सो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है. तो वहां पे ऐसे मतलब जैसे हमारी घर होते हैं बिल्डिंग छोटी बड़ी, वैसे अंदर एक पूरा ग्रीन कलर का बोर्ड होता है. फिर छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें. अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिटेल्ड में गया तो उनको ये सब आएगा, इलेक्ट्रिकल में भी कंप्यूटर में भी. सो ये सब चीजों को वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर आयन यूज होता है. मतलब इट्स लाइक हमने देखा था वेल्डिंग मतलब क्या, सपोज आयन है टूट गया है तो वहां पे कनेक्शन फिर से करना है, वेल्डिंग कर दिया. सो वैसी ही वेल्डिंग करने के लिए सोल्डर यूज होता है. सो सोल्डर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टीन. तो याद रख लेना तीनों, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन. टिन मतलब से SN, उसका साइन है SN अल्फाबेट. सोल्डर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टीन. ओके, तो क्या है एलॉयज के बेनिफिट्स? प्रिवेंट कोरोजन. क्यों? हमारे मेथड में था एक एलॉइंग. ओके, क्योंकि प्रॉपर्टीज को अच्छी करने के लिए तो हमने मिक्सअप किया हुआ है. सो प्रिवेंट कोरोजन. इंक्रीज द स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. लोअर द मेल्टिंग पॉइंट. अभी देखो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, अगर हायर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए तो तुम डायरेक्टली मेटल ही यूज कर लो. लेकिन कोई ऐसी चीज है जहां पर तुम्हें लोअर मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, मतलब थोड़े टेम्परेचर पे वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो फिर तुम्हें एलॉय यूज करना पड़ेगा. क्योंकि हर जगह सपोज मेटल और मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो फिर मेटल यूज करना हो तो कहाँ करेंगे, तो एलॉय बना के यूज करो. ओके, सो लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एलॉय बनेगा तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. समझ में आया? देखो यहाँ पे दो मेटल को इकट्ठा कर रहे हैं, एलॉय बन रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो रही है. लेकिन रिवर्स द केस, जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, ओके, जो कल हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, NaCl तुमने बनाया, हमने MgCl2 का एग्जांपल देखा, Na2O का एग्जांपल देखा. तो ये सारे केस में हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जितने थे उससे भी ज्यादा हो गए. ओके, तो केमिकली ये अलग रिएक्ट कर रहे हैं और एलॉय के फॉर्म में वो अलग प्रॉपर्टीज दे रहे हैं. समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जा रही है और यहाँ पे एलॉय की, क्योंकि वहां पर तुम कंपाउंड बना रहे हो, एलॉय नहीं बना रहे हो. कंपाउंड इज मेकिंग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड. ओके, NaCl तो एक कंपाउंड है, H2 एक कंपाउंड है. H2 और O एक दूसरे के अंदर घुस नहीं गए, यहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा. एलॉय तुम्हें दे दिया है, ओके, तुम्हें सपोज ब्रास दे दिया, अब तुम बताओ इसमें से कॉपर कहां है, नहीं मिलेगा, मिक्स हो गया है. कैसे एलॉय बनता कैसे है? जैसे कि ब्रास है कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर को मेल्ट कर दो तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, जिंक को भी मेल्ट कर दो, वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गया. ये दोनों लिक्विड को इकट्ठा कर दो, मिक्स कर दो अच्छे से. अब उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दो. ये ठंडा हो गया मतलब वो लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड हो गया. दैट इज ऑल. अब तुम ढूंढो इसमें से कॉपर कहाँ है, जिंक कहाँ है, नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छे से मिक्स हो गया है. नींबू पानी में अगर हम अच्छे से ऐसे नींबू निचोड़ दे, ओके, अब तुम बोलो पहले वाला प्योर वाटर कहाँ है और लेमन जूस कहाँ है, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मिक्स हो गया अच्छे से. समझ में आ गया? सो दैट इज द थिंग. वो याद रखना, बेनिफिट्स ऑफ एलॉयज और बेनिफिट्स ऑफ से आयनिक कंपाउंड्स मिक्स ना हो जाए. आयनिक कंपाउंड में जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो और अच्छी होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी और अच्छी हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और हाई हो रहे हैं और यहाँ पर लोअर हो रहा है. ये गलती होती है, इसीलिए बता दे रहा हूं पहले से कि ये गलती नहीं करना. अंडरस्टूड? सो विद दिस आवर चैप्टर इज concept wise completed. Okay, so activities and question answer देखते हैं. ये क्या था, क्वेश्चन आंसर थे, आते हैं क्या? चलो बताओ. MgCl2 कल ही बनाया था, राइट? MgCl2 कल बनाया था ना, आयनिक कंपाउंड, हाँ या ना? फिर Al2O3
वो भी प्रैक्टिस करना तुम लोग। Al2O3 कैसे करेंगे, बनाओ, चलो अभी बनाओ। Al2O3 फटाफट। कौन नहीं है आज? कल छुट्टी है ट्यूशन में। कल ऐसे कुछ नहीं है। मेरा फ्रेंड आया है यूएसए से स्पेशली शादी करने, तो उसकी शादी में जाना है। Al2O3 चॉकलेट आ गया क्या? क्यों? Al मतलब कितने? 30। हाँ 3 गेम करेगा, 3 ले आओ। लूज करेगा, लूज है कौन बोला नहीं? ये हमको चलो सो एल्यूमिनियम है, किसी का भी नहीं हुआ। तो बहुत थोड़ा थोड़ा हो गया सर। थोड़े थोड़े में मार्क्स ही थोड़े थोड़े आएंगे। लाइट कलर लाइट कलर है। ओके एल्यूमिनियम है हमारे पास। ओके एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मतलब 13 दैट इज 283। तो क्या करेगा वो? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम +3 + 3 इलेक्ट्रॉन डन। ओके नेक्स्ट स्टेप, 3 स्टेप दिखाने हैं तुम्हें। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन मतलब कितना? सर ये 2 स्टेप दिखा दिए थे। 2 8 2 6 2 6
सर क्या कर रहे हैं? ओके, सो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस तो पहले लेने तो दो। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया? O माइनस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो O माइनस 2। अब वो देने वाला है कितना? 3, और इसने लिए कितने? 2, मतलब अभी भी उसके पास एक एक्स्ट्रा है। ओके, तो भाई चलो हम इसके 2 ले लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये कितना दे रहा है? 3, और ये कितना ले रहा है? 2, मतलब कि अभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या कर दिया? एक की जगह 2 ऑक्सीजन कर दिए, तो ये वापस 2 ले लेगा। अरे भाई 3 ही तो है, अब 4 कहां से लाए? क्योंकि 2 + 2 4 हो गए, इसको भी 2 चाहिए होंगे, तो 4 तो मिलेंगे नहीं। डन, 4 नहीं मिलेंगे, तो हमने क्या किया? अभी और चाहिए, लो एक और एल्यूमिनियम। तो अब एल्यूमिनियम हो गए, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये लोग कितने ले रहे हैं? सिर्फ 4। तो ये भी अनबैलेंस। बोले अच्छा और एक ऑक्सीजन ले लो, तो और एक ऑक्सीजन आ गया, तो और हो गए अब 2 2 2 6 एंड 3 + 3 6। तो मैंने तो पहले ही बोला तुम्हें लिखना किसका है? Al2O3, तो हो गए ना ये 2 और ये 3। कहाँ 5 हुआ? 2 2 एंड 2। ओके, सो Al2 और O3, तो कैसे करेंगे? सपोज Al है, ओके, Al के लास्ट में सपोज हमारे पास 3 है, सो 1 2 एंड 3। ओके, देन से दूसरा प्लस कर हमारे पास कौन है? ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन है हमारे पास, एक के पास कितने हैं? उसको 2 चाहिए, तो 6 है ऑलरेडी। सो 1 2 3 4 5 6। डन, तो ये यहाँ सेट करने हैं इनको। तो वैसे तो एक्चुअली हम क्या कर देंगे? ऐसे 2 ले लेंगे। सो एल्यूमिनियम हमने क्या कर दिया? 2 ले लिया ना, ये 2 मिक्सअप हो जाएंगे, एंड दैट विल गिव क्या? Al, और वो कितने लेंगे हम? 2, एंड O, वो कितने लेंगे हम? 3। डन, तो कैसे होगा? अब यहां पर तुम मिक्सअप मत दिखाओ, क्योंकि और अगर दिखाना ही है तो कैसे दिखा सकते हो पता है? ऐसे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ओके, तो कितने हैं इसके पास? 3 है ना, सो सिर्फ 1 2 और 3। डन, अब ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 तो 7 8 चाहिए ना, तो ये 7 8 यहाँ चले जाएंगे, तो 7 8। डन हो गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन के पास। इसके 3 थे तो 3 ड्रॉ कर दिए। देखो समझो अच्छे से, ये 2 1 2 3, एल्यूमिनियम के 3 और ऑक्सीजन के कितने? 6। सो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6। डन, एक ज्यादा हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गए, हो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है, तो मैं यहाँ एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पर भी 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक तो यहाँ से आ गया। डन, भाई 8 करने के लिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो कंप्लीट करने के लिए 2 ही चाहिए ना। ओके, तो इसके तो खत्म हो गया, लेकिन ये दूसरा ऑक्सीजन जो हमने 2 ऑक्सीजन लिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ से ले लिया 7, अभी भी एक बाकी है, तो कहाँ से लाए? तो फिर दूसरा एल्यूमिनियम ले लिया हमने। तो दूसरे एल्यूमिनियम के पास भी कितने हैं? 1 2 एंड 3। डन, अब यहाँ का जो एक है वो एक इसने दे दिया, देखो ये यहाँ पे आ गया, तो इसके 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास और 2 है, तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो ऑक्सीजन के 6 तो है ही, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ जो 7 8 है वो ये 2 ट्रांसफर हो जाएंगे, तो कितने हो गए? 7 और 8। समझ में आया? तो 2L और O, Al2O3। समझ में आया?
ये ऐसे होता है, ऐसे ड्रॉ मत करना, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तुम तो डायरेक्टली एल को 2 लिख दो और ओ को 3 लिख दो, खत्म। डन? ओके। नहीं, ये तो समझ, तुम लोगों को समझाने के लिए बताया है। अंडरस्टूड? तो तुम तो सिर्फ ऐसा ही लिख दो, क्या कि Al2O3। डन? समझ में आया? पक्का? और यहाँ पे Al कितने लेने हैं तुम्हें? 2, तो यहाँ पे 2 ले लो। और वो कितने लेने हैं तुम्हें? 3। तो जैसे 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, इसके पास एक के पास 3 थे और वैसे 2 है, एक के पास 6 थे और वैसे 3 है, तो यहाँ बन गया तुम्हारा Al2O3। ये हो गया तुम्हारा +3 और ये हो गया तुम्हारा -2। डन? सो 3 2 जा 6 +6, 2 3 जा 6 -6, हमेशा 0 आना चाहिए। +6 -6। डन? जैसे कि H2O होता है, तो H2O में क्या है? से H का कितना होता है? +1 होता है। H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, तू कहां से दे दिया उसने? H2, बट मैं H कितने देगा ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, तो H कितने दे सकता है? 1, तो H1। और O कितने चाहिए? देखो यहाँ O 2 मांग रहा है, तो O 2 मांग रहा है, H 1 ही दे सकता है, तो बोलेगे और कुछ कहीं से इंतजाम करो, तो और एक H आ गया। 2 H मिलके एक O को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो H2 एंड O। तो हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? से H वैसे करके यहाँ पर 2 और यहाँ पर O, तो यहाँ पे कितने हो गए? H +1 और ये कितने हो गए? -2। तो 1 and 2 2 +2 और ये 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 and 2 2 -2, तो +2 -2 0, हमेशा 0 आ जाएगा। NaCl, तो NaCl मतलब क्या? Na क्या है? +1, Cl क्या है? -1, तो कितना हो गया? +1 -1 0। समझ में आया? ओके, डन? चलो 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 चलो। ओके, then name 2 metals which will displace the hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not. जल्दी raise your hand and tell. दोनों पूरा आंसर चाहिए, आधा आधा आंसर नहीं चाहिए। बहुत इजी है, क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। हाँ, बोल सकते हो। वो क्या? वो डिस्प्लेस हाइड्रोजन करेगा, विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एचसीएल। वो नहीं करेंगे। श्योर? पूरा आंसर हो तो ही बोलना। बोलो तिथि। मंशु। नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acid। कोई डाइल्यूट एसिड है, कोई भी डाइल्यूट एसिड है, उसमें से हाइड्रोजन को रिलीज करना है, तो कौन सा मेटल रिलीज कर पाएगा ऐसा बताओ, और कौन सा मेटल नहीं कर पाएगा वो बताओ। बोलो लावण्या। ये मैंने पहले बताया था ना, वैसे बैठो तुम लोग। बॉयज 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 एंड में, बीच में गर्ल, और से गर्ल गर्ल एंड में, बीच में बॉय, वैसे बैठो कल से। हाँ चलो बताओ क्या हुआ। अरे यार चैप्टर खत्म हो गया और तुम आंसर नहीं दे रहे हो। HNO3 वाला बता दो, उसका भी आंसर चलेगा। HNO3 का क्या था? HNO3 का क्या था? बोलो निर्भय।
मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, उसमें HNO3 आया था, NO2 प्लस O2। अरे क्यों इतना टाइम लग रहा है? KOH वाला अरे यार हमारा तो एसिड बेस भी कंप्लीट हो गया और हमारा मेटल नॉन मेटल भी कंप्लीट हो गया, फिर भी तुम आंसर नहीं दे रहे। KOH वाला नहीं, क्या क्या बोल रहे हो? Zn plus HCl that will give ZnCl2 plus H2। हाँ सही है, तो इसमें Zn ने HCl के H को रिलीज कर दिया, और कोई दूसरा तो पूरा बताओ ऐसे ही क्या? नहीं वो तो वही मेटल हो गया ना, दूसरा मेटल। सिंपल, Mg मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, सोडियम ले लो, अरे कुछ भी ले लो भाई। मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये तो हमने पढ़ा था ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? करो कुछ भी। CuSO4 मेटल है, Cu प्लस H2SO4, तो CuSO4 एंड H2 FeSO4 ले लो, Fe ले लो, H2SO4 ले लो, कॉपर ले लो, सो कैल्शियम ले लो, कुछ ना कुछ। इसमें इतना टाइम क्यों लगा? सो यस। और अब बताओ कि कौन से दो नहीं कर सकते? ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं, वो थे दो मेटल ऐसे बताओ जो एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। CH3COOH एसिड है, लेकिन हम तो मेटल का नाम पूछ रहे हैं। बात तो सही है, एसिड वो CH3COOH लेंगे तो एसिड H रिलीज नहीं होगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन अलग है। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सी मेटल लेंगे तो H रिलीज नहीं होगा, एसिड में से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। दैट इज द केस ऑफ, चलो भाई टाइम जा रहा है, दैट इज द केस ऑफ HNO3। सो HNO3 का एक्सेप्शन हमने क्या देखा था? लास्ट चैप्टर में भी देखा था, इस चैप्टर में भी देखा कि जनरली हमारा इक्वेशन है मेटल प्लस एसिड दैट विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट मेटल के साथ एसिड में अगर हमने HNO3 लिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज द एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था क्या? कि अगर मैंगनीज और मैग्नीशियम लिया तो वापस होगा वो रिलीज HNO3। मैंगनीज और मैग्नीशियम लिया, उसकी रिएक्शन करवाई डाइल्यूट HNO3 के साथ, देन वो भी रिलीज कर देगा क्या? H2, और वो लोग क्या बना देंगे? सॉल्ट। समझ में आया? सिंपल था। तो क्यों इतना लेट है? जल्दी करो, ये क्या इतना इजी? अब लो माता जी प्रश्न बोलो, इसका आंसर ये भी एक्चुअली कहने के लिए ऐसा बहुत टफ है, लेकिन इजी है। मेटल कौन से वही नहीं पता। ABCD वो ही तो समझना है। ऐसा लग रहा है हम्म मेरे हिसाब से कि D is the
the most reactive metal. D is the Most reactive metal. क्योंकि सर वो अकेला ही है जिसको और कोई वो किसी मतलब उससे कोई और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बाकी सब एक दूसरे के साथ फर्क मिलाते हैं। अच्छा ओके एनी अदर आंसर ए मतलब क्या ए इज द मोस्ट रिएक्टिव क्यों पहले वही 3 वाले जो ऑप्शन थे उसमें से सर उसमें तो पहले ही बोल दिया सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ही बोल के बी इज मोर रिएक्टिव देन ए मोस्ट रिएक्टिव होता तो उसमें तो पहले ही बोल दिया बी इज मोर रिएक्टिव देन सर डी शायद स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वही है, क्योंकि बी से ज़्यादा रिएक्टिव ए से ज़्यादा रिएक्टिव बी है और बी से ज़्यादा रिएक्टिव डी है, और ए तो सी से ज़्यादा ही है वैसे, तो इस हिसाब से डी होगा, और लीस्ट रिएक्टिव तो सी है। समझ में आ रहा है डी सही आंसर है यस। डी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सिंपल है पढ़ो पहले से बी ए से ज्यादा रिएक्टिव है बी ए से ज्यादा लिखते जाओ ना पेन पेपर यूज करो दिमाग में तो हाँ सर लिख दिया। देखो बी जो है वो ए से ज्यादा रिएक्टिव है ए जो है वो सी से ज्यादा रिएक्टिव है और जो डी है वो बी से भी ज्यादा रिएक्टिव है तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा डी सिंपल ओके पूछने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझोगे तो डन ओके हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक है सही में ये ट्रिक है तुम जब भी सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देखो और फिर ऐसा कैसे करे वैसे करोगे तो नहीं होगा ऐसा नहीं कि कोई केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसा नहीं कोई भी सब्जेक्ट कोई भी प्रॉब्लम तुम मेंटली सॉल्व करने के ट्राई करोगे क्यों क्योंकि हमारे ब्रेन के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो तुम एक सॉल्यूशन पे अभी तो काम करने जा रहे हो और वो दूसरा ऑप्शन दे देगा ये भी हो सकता है और अभी दूसरे पे ध्यान देना चाह रहा है ये भी तो सही है और यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगी ओके कोई भी लाइफ की भी प्रॉब्लम हो तो ये याद रखना कोई भी प्रॉब्लम हो पेन पेपर लेके सॉल्व करो कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम है अच्छा क्या अभी क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं पहले तो वो सोचो कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और हम करते हैं वरी चिंता करते हैं भाई तुम उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता क्यों कर रहे हो समझ में आ रहा है अगर उसके बारे में एक वरी के लिए एक बहुत बढ़िया मैं जब भी कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं ये एक बताता था कि what is your do you have what is your problem नहीं do you have a problem क्या तुम्हें प्रॉब्लम है ऐसे तो किसी का आंसर है से यस और किसी का आंसर हो सकता है नो डन दो ही आंसर हो सकते हैं इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता प्रॉब्लम है या नहीं है प्रॉब्लम है हम सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम है सो प्रॉब्लम है तो उसके बाद भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं कैन यू डू मैं ये कॉलेज में
बताता रहता था कैन यू डू, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हम ज्यादा सोचने लगते हैं, हमारा ब्रेन बहुत डेवलप करता है और हम फोकट के ऐसे टाइम पास करने के लिए वरी करते रहते हैं, चिंता करने रहते हैं, जिससे क्या बोलते हैं ओवर थिंकिंग बोलने लगते हैं। ओके, सो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, क्या उसके बारे में, ये जो तुम्हें प्रॉब्लम तो है मान गए, अब क्या तुम उसके बारे में कुछ कर सकते हो? तो इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, यस एंड नो। डन। कुछ तुम कर सकते होंगे या कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, किसी को सपोज बहुत कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई बहुत बड़ी किसी को प्रॉब्लम है, सपोज से किसी की हाइट नहीं तो से किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। ओके, किसी को कैंसर हो गया है सपोज, जिसकी कोई दवाई है ही नहीं। ऐसे भी तो है कितने सारे डिजीज है जिसकी कोई दवाई है नहीं। ओके, तो क्या कर सकते हैं अब उसके बाद? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो। ओके, आगे से ध्यान रखो कि वो एक्सपांड ना हो। ओके, एग्जाम तुमने दे दी, पता ही है कि केस सही नहीं होने वाला, अब कुछ कर सकते हैं क्या? एग्जाम तो दे दी, अब कुछ भी घपला करके मार्क्स चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे, मार्क्स चेंज होंगे ही नहीं। एक बार एग्जाम दे दी, अब तुम बैठ के सोचो ये कर लेते तो ऐसा होता, वो कर लेते तो ऐसा होता, अभी कितने मार्क्स आएंगे, पास भी होंगे या नहीं होंगे, ये सब कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आने वाला है वही आने वाला है, चेंज तो तुम कर नहीं सकते। सो सोचने का कोई मीनिंग है ही नहीं, और जिसका सोचने का कोई मीनिंग ना हो वो उसमें टाइम क्यों वेस्ट करना? उस जिसमें सोचने का कोई मीनिंग ही ना हो वहां पे टाइम वेस्ट क्यों करना है? ओके, सो कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? से यस, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। तो फिर अगर कुछ कर सकते हो तो करो। अगर उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें चिंता हो रही हो कि भाई नेक्स्ट अभी सैटरडे टेस्ट लेने वाला है सर, क्या होगा? ये थॉट आया सपोज। ओके, सो ये थॉट आया, तो अब थॉट के लिए ये प्रॉब्लम बन गई। सपोज तुम सोच रहे हो प्रॉब्लम बन गई, तो भाई अब क्या इसके बारे में तुम कुछ कर सकते हो? बोले हाँ टेस्ट है, प्रिपेयर कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, तो वो करो। और अगर टेस्ट ऑलरेडी मैंने ले लिया है और तुम्हारा टेस्ट सही नहीं हुआ, अब फिर तुम सोच रहे हो यार कम मार्क्स आएंगे ये वो, तो उसका क्या भाई? प्रिपरेशन नहीं की तो कम ही मार्क्स आएंगे ना। अब तुम उसके बारे में सोच के क्या करोगे? कुछ चेंज होने वाला? अभी जैसे बताया एग्जाम दे दी है, फिर तुम सोच रहे हो कि ये होगा वो होगा, ऐसा हुआ होता तो, इफ एंड बट में घुस गए। ओके, तो फिर मेंटली ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो अगर कुछ कर सकते हो देन डू इट, और अगर कुछ नहीं कर सकते देन टैगलाइन है व्हाई वरी, चिंता नहीं करो। अब देखो, डू यू हैव अ प्रॉब्लम? तो बोले यस, ओके। अगर नो बोलते कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं तुम्हें। तो नो में तो कोई तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चिंता क्यों कर रहे हो? ओवर थिंक कर ही क्यों रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम है क्या? उसको तुम कर सकते हो कुछ? वो प्रॉब्लम का कुछ कर सकते हो? हाँ, तो वो करो, जो कर सकते हो वो करो। तुम बोल रहे हो नहीं इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो वाई वरी, चिंता क्यों कर रहे हो? तो मतलब वरी करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कुछ कर सकते हैं तो कुछ करो, और कुछ नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो सोच क्यों रहे हो? अगर तुम्हारे हाथ में, तुम अभी चिंता करोगे कि भाई इजराइल वो गाजा पे अटैक कर रहा है, ये वो क्या होगा, गाजा का पैलेस्टाइन का क्या होगा? भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या? कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो क्यों चिंता कर रहे हो? वहां के लोगों का क्या होगा? तुम प्रे कर सकते हो। ओके, प्रे कर सकते हैं, प्रे तो हम हमेशा कर सकते हैं, दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमन। ओके, हमेशा प्रे कर सकते हैं, बट सोचते रहे हो, तुम बैठे हो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं कर रहे हो और तुम सोच रहे हो यार पाकिस्तान इंडिया के सामने हार गई, वहां उन लोग ने टीवी फोड़ दिए होंगे। भाई क्यों तुम क्यों सोच रहे हो? ओके, क्या मीनिंग क्या है तुम्हारी ये सब टाइम वेस्ट का कि भाई इन लोग ने क्या किया होगा, अभी उनको कितनी मैच जीतनी पड़ेगी तब जाके वो आगे बढ़ेंगे। तुम क्यों सोच रहे हो? वो उनका काम है। ओके, तो अगर हम अपना काम छोड़ के दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, अपना काम छोड़कर,
ओके, सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और पहले ये मिस्टेक कौन करते थे पता है? सपोज किसी ने पढ़ाई खत्म कर ली और जॉब नहीं मिल रही, तो घर पे बैठे हुए हैं और ओवर थिंकिंग चल रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, ओवर इंफॉर्मेशन, अभी ओवर इंफॉर्मेशन का फ्लड हो गया है। क्योंकि तुम सपोज मोबाइल उठाओ, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो, ट्विटर, सब कुछ भी, न्यूज़पेपर उठाओ, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, टीवी ऑन करो, इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। तो इतना हैवीली लोडेड हो गया है हमारा ब्रेन कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन से अब कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए ना तो भी क्या हो जाते हैं, ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं, रोने लगते हैं या फिर डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम में। तो वही छोटी छोटी प्रॉब्लम तो हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को तंग नहीं कर पाती थी, ऐसे ही खेलते खेलते सब सॉल्व कर देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोकट की ये सारी इंफॉर्मेशन अंदर भरी ही नहीं। एक बेनिफिट क्या था? वो सब था ही नहीं, इतना ज्यादा न्यूज़पेपर और से वो सब था ही नहीं। तो हमने टेक्नोलॉजी तो बढ़ाई लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया कि भाई जितना देखना चाहिए उतना ही देखो, जितना सुनना चाहिए उतना ही सुनो, जितना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ो। ओवर फ्लडेड कर दिया भाई, जितनी मूवीज देखनी चाहिए उतना ही देखो, जितना गाना सुनना चाहिए उतना ही। अब तुम सपोज गाना 1 महीने में सपोज तुम्हें कोई अच्छा लग गया और तुमने सुन लिया, या तुम कोई मूवी देखने गए या देखी, उसका गाना सुन लिया, ओके पसंद आ गया, अब तुम पसंद आ गया तो 1-2 बार सुन रहे हो सपोज, ओके, अब तुम रिपीट लूप में लगा के कंटिन्यूअसली वही सुन रहे हो, फिर एग्जाम में लिखने बैठोगे तो गाना ही याद आएगा, ओके, वो गाना ही याद आएगा फिर। क्यों? क्योंकि तुमने ही इतनी बार रिपीट किया है। यहां मैं बोलूं कि 2 बार रिवीजन करके आना तो टेस्ट अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 2 बार उसको रिपीट किया है। तो गाना 2 बार रिपीट करोगे तो गाना याद आएगा, और पढ़ाई अगर 5 बार रिपीट की, 2 बार रिपीट की तो पढ़ाई भी याद आएगी। ब्रेन अपना काम कर रहा है, जिसका ज्यादा तुम रिवीजन करवाओगे वो तुम्हें याद दिलाएगा। तो ट्रिक ये है, जो चीज याद रखनी है उसको रिवाइज करते रहो, और जो चीज भूलनी है उसे याद भी मत करो। बट याद मत करो मतलब कॉन्शियसली ऐसा नहीं इसे याद नहीं करना, तो याद नहीं करना सोच के याद कर रहे हो तुम, हाँ, तो वैसे कॉन्शियसली नहीं कि इसके बारे में नहीं सोचना। अब देखो, याद करना, रिवीजन तो हमने बोल दिया कि याद करना क्या है, रिपीट करते रहो। याद ना करना मतलब ये कोई मेथड नहीं है, जैसे रिवीजन का याद करने की मेथड है कि बार बार रिपीट करो। रिपीट ना करना ये कोई मेथड नहीं है। तो मेथड क्या है? किसी और जगह पे ध्यान दो। ओके, सपोज तुम मूवी देखने गए, पूरे के पूरे मूवी में घुस गए, ओके, तो वो याद करोगे ही नहीं। क्यों? तुम्हारा पूरा ध्यान मूवी में है। यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान सपोज ट्यूशन में है, तो स्कूल वाला याद नहीं आएगा। स्कूल में तुम्हारा ध्यान अगर स्कूल में है तो ट्यूशन याद नहीं आएगा। तो इट इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन पावर, फोकस पावर, कि जो चीज कर रहे हो वहीं पे पूरा ध्यान दो। तो ऑटोमेटिकली इसको क्या करना था? याद नहीं करना था। तो तुम यहाँ ध्यान दे रहे हो तो याद नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारा वो सेटिस्फाई हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये सब बहुत डीप चीजें हैं, उसे समझो। नहीं तो अभी की टेक्नोलॉजी, अभी का कल्चर ऐसा है कि पहले लोगों को 25-30 साल में सपोज जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, तब जाके उनको स्ट्रेस हो रहा था, और अभी तो स्टूडेंट को स्ट्रेस होने लगता है स्टूडेंट लाइफ में। भाई स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस, ये क्या बात हुई? ऐसे हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर, बच्चे हैं, पढ़ेंगे, जितना आता है उतना लिखेंगे, ये वो, एकदम कूल माइंड। क्यों भाई, क्यों चाहिए तुम्हें 100 आउट ऑफ 100? ऐसे क्यों चाहिए? उसको गिनती करने तो आती है ना, ऐसे। तो वैसे हम अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे तो उनसे तो बात करेंगे, हाँ मैं क्यों इतना दौड़ रहा हूँ, क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे, ऐसा लगने लगेगा। हम वो नहीं बोल रहे हैं कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, बट स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तुम मेहनत करो, 100 आउट ऑफ 100 लाओ, बट उसका भी स्ट्रेस ले रहे हो। अरे भाई, स्ट्रेस थोड़ी लेना था, मजा लेना था, लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस रखना था। तो उसके बारे में कैसे आएंगे, ये भी बाकी है, ये भी अरे स्ट्रेस नहीं, बाकी है कि कैसे आएंगे। काम करो, एक्ट करो, एक्ट का रिजल्ट मिलेगा। थॉट, सिर्फ थॉट, उसका कोई रिजल्ट, उसका भी मिलेगा रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट। कोई भी एक्शन का रिएक्शन तो आएगा, इसका नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट क्या है? यही स्ट्रेस। ओके, समझ में आ रहा है? सो याद रखना, ये कभी भी चिंता हो तो सोच लेना कि ये चिंता, ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कि भाई इजराइल गाजा का वो चल रहा है वॉर, तो तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, तो उसकी बात ही मत करो।
ठीक है। और अगर तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लम है, किसी के रिलेटिव होंगे भाई कहीं पर, किसी के रिलेटिव इजराइल की आर्मी में होंगे, तो उनको तो भले ही इजराइल वॉर में आगे है, बट फिर भी रिस्क तो रहेगा ना भाई। किसी के रिलेटिव सपोज वहां पे है, गाजा में रह रहे हैं, ओके, तो उनको भी, तो उनके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। हम प्रे कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, सिंपैथी के लिए कि भाई सब कुछ सही हो जाए, ओके, दैट वी कैन डू, बट वरी नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, वरी मत करो। अगर है तो कुछ कर सकते हो उसके लिए, हाँ कर सकते हैं, तो एक्टिव करो वो, लेकिन ये मत करो, वरी मत करो। समझ में आया? चलो, तो कभी वरी मत करना। लेकिन अगर तुम्हें आया नहीं ना ये, अभी क्वेश्चन पूछा तो कैसे सब याद करने बैठ गए, तो फिर मैं ही वरी करवाऊंगा। ये बता तो मैं दे रहा हूँ, बट साथ साथ में फिर मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करो, ये करो, वो करो, तो ध्यान दो अच्छे से। अच्छा चलो, एक्टिविटीज देखते हैं आज। क्यों टाइम हो गया? 10 मिनट में तो कितना कुछ हो सकता है। ओके चलो, एक्टिविटी 3.1। हाँ आरती में जाना है, यस, ओके। सो एक्टिविटी, एक एक्टिविटी तो हो जाएगी। एक्टिविटी 3.1 क्या बोल रहे हैं? टू स्टडी दी लस्ट्रियस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब चमकने वाली लस्ट्रियस प्रॉपर्टी स्टडी करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ स्टडी करना है। तो पता ही है भाई मेटल चमकते हैं, ओके। सो क्या है एक्टिविटी में? टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, के अपीयरेंस को नोट करो। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। सैंड पेपर देखा है सबने? हाँ, ओके। तो सैंड पेपर को ऐसे घिसो, वो बहुत ज्यादा रफ होता है, तो वो क्या करेगा? इम्प्यूरिटीज, वो कालापन, जैसे कि नहीं वो तुम लोग सपोज कोई शादी वादी में कोई ब्यूटी पार्लर में रेडी होने जा रहा है तो स्क्रबिंग करते, ये वो फेशियल, ये वो, ऐसा नहीं करते सब, ओके। मेल्स फीमेल्स दोनों ही करते हैं अब तो, पहले फीमेल्स करती थी, अब तो मेल्स भी करने लगे, ओके। सो स्क्रबिंग किया, और बाहर नहीं किया तो घर पे हम साबुन तो लगाते हो ना भाई, सैंड पेपर नहीं, वो तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सैंड पेपर से घिसोगे तो गई स्किन, खून आएगा, खून। एग्जाम्पल एग्जाम्पल। सैंड पेपर तो वुड के लिए यूज होता है ना, वुड के लिए भी यूज होता है, यस, वुड के लिए भी यूज होता है, ओके। सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो क्या काम करेगा। सो जैसे तुमने साबुन लगा के मुंह धो दिया तो क्या करेगा? वो जो भी इम्प्यूरिटीज है, मैल है, वो सब निकाल देगा, राइट। वैसे ही जो हमारे मेटल है, जो हमारे मेटल्स है, उसको तुम सैंड पेपर से रब कर दोगे तो क्या होगा? बीच में जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो फिर वो ज्यादा चमकेगा। नहीं हम सपोज किसी ने अच्छे से मुंह धो लिया, बाल बाल बना लिए, वो आज तो बहुत चमक रहे हो, लाइक दैट, ओके। तो दैट मीन्स कि सब कुछ वो जो कालापन था, मैं नहीं तो फिर तुम सपोज तुम स्विमिंग पूल में नहा के आए, ओके, अब कहीं पे घूमने गए थे और आए तो कैसे काले काले हो जाते हैं हम? क्यों? क्योंकि भाई बॉडी को इतने घंटे सनलाइट में रहने की आदत नहीं है, ओके। और हम सपोज किसी दिन तुम सब ट्रिप में गए, स्विमिंग पूल में नहाने गए, वाटर पार्क चले गए, तो मतलब तुम से मिनिमम 5-6 आवर्स सनलाइट में रह रहे हो, बॉडी को उतनी आदत नहीं है, तो काला काला हो जाएगा सब, ओके। अरे कितने काले हो गए, तो फिर वो उसके लिए कुछ करना नहीं है, वो धीरे धीरे जैसे वापस तुम आ गए तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा, पहले जैसी स्किन हो जाएगी। हम अगर कुछ ना करें ना तो नेचर अपना काम करता ही रहता है, फिर हमारी बॉडी का नेचर हो या बाहर का या अंदर का नेचर, ओके। सो कुछ ना करना ही सॉल्यूशन है, हम कुछ करने की ट्राई कर लेते हैं, ओके। सो क्वेश्चन है, हाउ डज द सरफेस ऑफ सैंपल्स ऑफ मेटल अपीयर, ओके। तो द आंसर इज द सरफेस ऑफ सैंपल मेटल अपीयर डल, ओके। पहले what happens when the surface of sample of metal is rubbed with the sandpaper, so it appears shiny, simple। पहले impurities थी तो डल और फिर शाइनी। अब नॉन मेटल लेके देखो और फिर सैंड पेपर से घिस के देखो, कुछ फर्क नहीं होगा,
ओके जो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है फेयर एंड लवली है वो, तो वो ये भाई तुम नॉन मेटल पे तुम ये कुछ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं, पहले जैसा था वैसा ही का वैसा ही रहेगा। सर डायमंड डायमंड की तो बात ही अलग है, कुछ भी घिसो वो तो फुल्ली शाइन है, हाँ तुम घिसोगे तो वो बिगड़ेगा तुम कुछ भी घिसने की ट्राई करोगे तो वो बिगड़ेगा, वो तो फुल्ली शाइन है, उसका तो डर अगर कुछ करने का वहां वो ही आ जाएगा, कुछ मत करो तब जाके वो फुल्ली शाइन रहेगा। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन द सरफेस ऑफ सैंपल ऑफ मेटल इज, हाँ ये तो पढ़ा, हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपीयर इन देयर प्योर फॉर्म, इलस्ट्रियस है वो, दैट इज शाइनिंग सरफेस, वही है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। Name the shining property of metal, lustrous, luster. Okay, so it is known as the metallic luster. That is the property. Done. Metallic luster or lustrous property. Done. Simple. ये important है, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से शाइन होता है, मेटालिक लस्टर। डन, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये एक्टिविटी 1 हुई, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अंडरस्टूड?